नमस्कार, कार्यक्रम मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज बात होगी कि पीओके की वापसी यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की वापसी कितना संभव है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने और राज्य को दो हिस्सों में पुनर्गठित करने के बाद अब मोदी सरकार ने पाकिस्तान के कब्जे में गए क्षेत्र को लेकर भी सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को पीओके को लेकर कड़े तेवर दिखाए। उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान मानवाधिकारों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाता है, लेकिन वो खुद पीओके में लोगों पर अत्याचार कर रहा है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान अब पीओके के लोगों का उत्पीड़न करता है तो उसका अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को जम्मू कश्मीर में इन्फेंट्री दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को खुली चेतावनी दी। राजनाथ सिंह ने कहा, मैं पाकिस्तान से पूछना चाहता हूं कि उसने भारत का जो हिस्सा अवैध रूप से कब्जा रखा है, वहां रहने वाले लोगों को उसने कितने अधिकार दिए हैं। पाकिस्तान वहां होने वाली अमानवीय घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। आज पाकिस्तान वहां लोगों पर अत्याचार कर रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शौर्य दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके को फिर से हासिल करने का संकेत देते हुए कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सर्वांगीण विकास का लक्ष्य पीओके के हिस्से गिलगित और बाल्टिस्तान, दो हिस्सों में पीओके को बांटा गया है। गिलगित और बाल्टिस्तान और इसके साथ आजाद कश्मीर का नाम, ये दो हिस्से हैं। तो वहां तक पहुंचने के बाद ही इसे हासिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास की अपनी यात्रा अभी शुरू की है। जब हम गिलगित और बाल्टिस्तान तक पहुंच जाएंगे तब हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं अपनी सेना और लोगों की ताकत से वाकिफ हूं। वो दिन दूर नहीं है जब हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस ले लेंगे और अपने सारे मकसद हासिल कर लेंगे। आपको यहां बताना चाहेंगे कि भारतीय वायुसेना ने 27 अक्टूबर के ही दिन 1947 में श्रीनगर पहुंचने की घटना की याद में शौर्य दिवस का आयोजन किया है और इसको लेकर राजनाथ सिंह ने अब सख्त तेवर दिखाए हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे और समझेंगे उनके अनुभव को। दीपक वोरा जी पूर्व राजनयिक हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिटायर्ड कर्नल गोपाल सिंह, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर आप हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत नमस्कार, नमन, जय हिंद के साथ सर आप दोनों को। दीपक वोरा जी, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। और आप दोनों का जो एक तो ड्रेस सेंस और जो आपकी जो आवाज है उसमें इतना दम होता है, वो हमारा जोश बढ़ा देता है। तो दीपक जी, ये जानना चाहेंगे, ये जो चुनौती पेश की है पाकिस्तान के सामने, एक संदेश दे दिया गया, सख्त संदेश, इसके मायने क्या निकाले जाए? आभारी हूं कि आपने ये मौका दिया है, हमेशा की तरह आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का। आपसे बहुत कुछ सीखता हूं और कर्नल साहब यहाँ मौजूद हैं, इनकी बहुत इज्जत करता हूं। जी। इनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा हूं कि हमारा जो रवैया है, एटीट्यूड टुवर्ड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड और वहां के लोगों का कर रहा है, वो हमारे रवैया सख्त है। जी। आपको याद होगा कि 2016 के अपने स्वाधीनता दिवस के जो देश को संबोधित किया था, नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था कि भाई ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है और गिलगित बाल्टिस्तान के इलाके हैं, वहां पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं। पहली बात किसी प्रधानमंत्री ने, उसके बाद हजारों संदेश उनके पास आए इन लोगों के जो वहां रहते हैं कि हम आभारी हैं कि अपने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित दुर्दशा पर। जी। उसके बाद सर जब उन्होंने दूसरा देश है जो अपने आप को हक बन गया, खाकिस्तान जी और कहते हैं, तो मैं उसको केओके कहता हूँ, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो जब उन्होंने कहा कि हम गिलगित को अपना 5वां प्रोविंस बनाएंगे, हमने कहा कि ये तुम्हारी इलीगल ऑक्यूपाइड, हमने बिल्कुल सीधा। दीपक जी, आवाज में डिस्टरबेंस हो रहा है, आपकी आवाज ठीक तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम उसको कोशिश करते हैं सही कराने की। तब तक हम रिटायर्ड कर्नल गोपाल सिंह जी के पास चलते हैं और आपकी आवाज ताकि सही तरीके से पहुंचे। कर्नल साहब, बात हम करते हैं, बहुत अच्छी बात है,
कि हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी हासिल कर लेंगे, लेकिन एक तरफ चाइना भी हमसे भिड़ा पड़ा। हम कितने सशक्त हैं? अगर ऐसा अंजाम भुगतने की चेतावनी पाकिस्तान को दी जा रही है तो हम तैयार हैं उसके लिए? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय। ये सवाल बहुत अच्छा है और ये बहुत पहले से हमारे सबके यानी हिंदुस्तान के, भारत के अंदर खटक रहा है। जी। जब पार्टीशन के बाद 1947 में 26 अक्टूबर को ये पाकिस्तानी ट्रेटर्स और जो घुस करके आए थे और 27 अक्टूबर को हमारी सेना वहां पहुंची और उनको खदेड़ करके वापस पीछे भेजा, तो उस समय की सरकार ने वो वेटरशेड के ऊपर अपनी इधर की सेनाएं रोक ली भारत की और उधर वाला हिस्सा उनको दे दिया। तो POJ के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, न केवल हम बार बार कहते हैं कश्मीर, इट इज जम्मू एंड कश्मीर। तो वो हिस्सा जाने के बाद काफी समय से पाकिस्तान वहां पर रहने वाले हमारे भाइयों को, बहनों को, बच्चों को, उनको प्रताड़ित करते आए हैं। उनकी सेना उनके साथ में दुर्व्यवहार करती रही है। उनको देखभाल किसी तरीके की कोई डेवलपमेंट नहीं है। वहां की जनता त्राय कर रही है, जो आप देख रहे हैं तमाम न्यूज चैनल। पिछली बार इतना बड़ा एजिटेशन हुआ और उनको मिलिट्री ने, पाकिस्तान की मिलिट्री ने दबा करके उनको रखा। यहाँ तक कि आपको थोड़ा ध्यान होगा 1987 में जब हमारी भारतीय सेना फरवरी के महीने में स्कार्डू या ऊपर वाले इलाके में लैंड करने वाली थी, वो किसी कारणवश नहीं कर्नल साहब, चूंकि वक्त कम होता है, हम ये वर्तमान स्थिति को समझना चाहते हैं। क्योंकि पुराना इतिहास भारत के सैनिकों के शौर्य का मुझे लग रहा किसी से नहीं छिपा। बच्चों को माए भी आज और पिता भी कहानियां सुनाते हैं भारत के शौर्य की। हम वर्तमान की स्थिति को ये समझना चाहते हैं कि हम कितना तैयार हैं, खासकर तब जब हमारे कई हेलीकॉप्टर्स, कई विमान जो हैं आज दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। देखिए, एक्सीडेंट होना कोई बात नहीं है, तो एक्सीडेंट हमेशा होते रहे। अब आदमी चलते चलते 2 मिनट में अंदर पता नहीं क्या होता है। एक्सीडेंट तो होते हैं, लेकिन क्या ये इसका मतलब ये कि हम तैयार नहीं है? हम पूरी तरह से सशक्त हैं, तैयार हैं। भारतीय नेतृत्व और भारतीय सेना के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पूरे विश्व के अंदर अपने अग्रणी सेना रही है और अभी तक जहां पर भी कार्रवाई की है वो जीत करके आए हैं, कुछ समय को चलाने को छोड़ करके। अभी ये स्थिति आज बड़ी नाजुक है जी। आप 2019 की बात देखिए, जब हमारे होम मिनिस्टर पार्लियामेंट के अंदर आर्टिकल 370 और 35A हटाने की बात कह रहे थे, तो उस वक्त किसी अपोजिशन वाले ने सवाल किया कि क्या POK, उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि POJ के वो अभिन्न अंग है हमारा। जी, अमित गृह मंत्री ने कहा था, अमित शाह ने जी सदन में भी कहा था, ये कहा था। और ये आज यानी उसको कार्यान्वित करने का समय आ गया है। आप देखिए वहाँ की जनता त्राय कर रही है। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आज परेशानी है। जम्मू एंड कश्मीर और लेह लद्दाख के अंदर जो प्रगति पिछले आर्टिकल 370 और 35 हटाने के बाद में हुई है, उसको देख करके न केवल POK, पाकिस्तान, चाइना और पूरा विश्व यानी सोच रहा है कि ये क्या हो रहा है भारत के अंदर। ठीक है, तो दीपक जी से एक सवाल ले लेते हैं। जनता भी बहुत अच्छी बात है, हम पूरी तरह से तैयार उस जगह जाएं। जी दीपक जी, हमारी बड़ी समस्या क्या है भारत के सामने? क्योंकि चुनौतियां कई हैं, एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ बांग्लादेश है, तीसरी तरफ नेपाल है, फिर पाकिस्तान भी है, श्रीलंका से भी अक्सर इस तरह के छुटपुट बातें होती रहती हैं। लेकिन भारत की और चूंकि जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो हमारी बड़ी समस्या क्या है? आतंकवाद है या अलगाववाद? क्या आपको मेरी अब आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है? जी जी आ रही। जी धन्यवाद। अभी तक सर मुझे 50 साल हो गए डिप्लोमेसी में। 1973 का मॉडल हूँ भारतीय विदेश सेवा में। और शुरू में जो हम देखते रहे, पाकिस्तान ने कश्मीर का, जैसा आप जानते हैं तो सब जानते हैं, 47-48 में आतंक के जरिए वो कबीले भेजे खैबर पख्तूनख्वा से, जिनका कोई लेना देना नहीं था कश्मीर के साथ, जिहाद के नाम में भेज दिया, ऑक्यूपाई होगी। हम सब जानते हैं इतिहास। तो हम हमेशा वो कहते रहते थे पाकिस्तान चौधरी बना हुआ था जी कश्मीर के लोगों का, जी अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब अगर भारत सर, ये चुनौती जो है हमारे सामने, ये वो है कि जो हमारे नागरिक हैं भारत के,
जो गिलगिट बाल्टिस्तान और खाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कह रहे थे, उनके जो हक हैं वो किस तरह से दिलवाए जाए। इसीलिए अब हम ये कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत हमारा हक बनता है, हमारा अधिकार है, अगर हमारे नागरिकों को किसी प्रकार की समस्या, बड़े ध्यान से समझिए जो मैं कह रहा हूं सर, जी जी जी, कि किसी प्रकार की समस्या है तो हमारा अधिकार होता है कि हम करें या हस्तक्षेप करें। आपको याद है यमन में, लीबिया में, साउथ सूडान में और इस साल यूक्रेन में हमारे नागरिक जब किसी संकट में थे तो भारत वहां पहुंची और उनको वापस ली। गिलगिट बाल्टिस्तान केओके के जो लोग हैं वो भी हमारे नागरिक हैं। जो इस समय आपके रक्षा मंत्री ने कहा है, जो प्रधानमंत्री ने कहा है, जो विदेश मंत्री ने कहा है, बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय कानून कि हमारा इंटरेस्ट है। वहां के जो लोग हैं वो भी ये कहने लग गए हैं, अब कैपिटा इनकम देखिए इंडियन कश्मीर में और जो गैर कानूनी तरीके से हासिल कर रखा है, कुछ नहीं हमको यहाँ मिल रहा। हॉस्पिटल्स देखिए, यूनिवर्सिटी देखिए, पढ़ाई देखिए, हमारे कल्चर को खत्म करने की कोशिश में भारत में कश्मीर को देखिए किस तरह से कर रहा है। तो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग। आज अगर हम दुनिया कश्मीर की बात करते हैं तो अब पाकिस्तान डिफेंस, पहले हम डिफेंसिव थे, अब पलड़ा बिल्कुल जी है वो बिल्कुल पलट गई है सर। ये कामयाबी है आपकी। एक कहावत भी है ना वोरा साहब कि एज यू सो सो यू रीप। आर्मी की तरफ से मिलिट्री हम ले लेंगे, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो लोग हमारे पास। ठीक बात, वो कहावत भी है एज यू सो सो यू रीप। तो पाकिस्तान जो बो रहा है वो काट रहा है। जो लोग इस तरह से आतंकवाद को समर्थन देते आए हैं उन्होंने भुगता भी, अंजाम भी भुगता है, और मुझे लगता है कि उसकी कई तस्वीरें भी सामने आई हैं। बड़े बड़े देशों को मुंह की खानी पड़ी है, बैकफुट पर जाना पड़ा और आतंकवाद उनको समझ में आ गया। जिसको हम लोग अक्सर बोला करते हैं कि हिंदी भाषा में समझ में आ गया ना, तो वो अमेरिका को भी समझ में आ गया और शायद चाइना को भी समझना थोड़ा बाकी है। कर्नल साहब, हम ये समझना चाहेंगे चूंकि युद्ध बहुत बदल गया है, रणनीतियां भी बदली हैं, आज का युद्ध बहुत हाईटेक हो गया है। ऐसे में हम कुछ भर्तियां आज ऐसी कर रहे हैं, उससे सेना मजबूत होगी या कमजोर पड़ेगी? आप अग्निपथ की बात कर रहे हैं। बिल्कुल मैं बिल्कुल। आपको इस चैनल के ऊपर कम से कम 15 दिन लगातार मैं बोला है इसके ऊपर। अग्निपथ योजना बहुत ही अच्छी योजना है जो सरकार ने लागू की है, और इससे दो तरीके के फायदे होने वाले हैं। एक तो आपका युवा ट्रेंड आपके पास में सिविल में भी होगा। नहीं, सवाल अग्निपथ योजना नहीं है सर, सवाल ये है कि क्या उस योजना से हमें यहाँ पर कुछ फायदा मिलेगा, वो कितना तैयार होंगे हमारे सैनिक, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के युद्ध में इसी तरह के सैनिकों का इस्तेमाल किया गया और क्या अंजाम भुगता हमने, मतलब रशिया ने, ये देखना होगा। बहुत अच्छी तरीके से आप 9 महीने में ट्रेनिंग करके अब सैनिक बनता है, तो जब 6 महीने में ट्रेनिंग करेगा, थोड़ा एक्सटेंसिव ट्रेनिंग करेगा, तो वो क्या सैनिक नहीं होगा? उसके अंदर काबिलियत नहीं होगी। ये थोड़ा सा भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, उन भ्रांतियों को दूर करें। आप यदि सक्षम हैं तभी आपको लिया जा रहा है, आपको ट्रेनिंग दी जा रही है और उसके बाद में आप सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, तभी आपको पास आउट करके उसमें यूनिट के अंदर भेजा जाता है। नहीं, यहाँ थोड़ा सा समझना चाहेंगे आपसे। सक्षम होना, जब कोई व्यक्ति सक्षम होता है ये एक अलग बात है, वो सक्षम होता है तब उसको भर्ती प्रक्रिया के अंदर लाया जाता है सेना में, लेकिन उसके बाद उसको ट्रेनिंग दी जाती है। तो बात ट्रेनिंग पीरियड की चल रही है कि उस ट्रेनिंग पीरियड क्या उतने कम समय में हमारे सैनिक पूरी तरह से तैयार हो पाएंगे, वहां पर ये बात आ रही थी। अगर तैयार हो जाएंगे तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं होते हैं तो हमें उसका फिर खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। मैं आपको छोटा सा यही उदाहरण दूंगा। एक शॉर्ट सर्विस कमीशन है जहां पर ऑफिसर 9 महीने के अंदर तैयार होकर के ऑफिसर बनता है। दूसरा 4 साल के एनडीए वाला 4 साल में बनता है। मैं आर्मी कैडेट कॉलेज सिपाही से ऑफिसर बना तो 4 साल की ट्रेनिंग मैंने की। जो 9 साल वाला भी जो है उतना ही हमसे बढ़िया काम करता है जितना हम कम करते हैं। तो ये कहना कि भाई 9 साल आप 10 साल ट्रेनिंग कराओ उसके बाद में क्या होगा? नहीं, ये सवाल करना साहब इसलिए था ना, जो भ्रांतियों की आपने बात की, हमारा सवाल इसलिए होता ताकि वो चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए, हमारे दर्शकों को भी पता लगे कि असल में सच्चाई क्या है, क्योंकि राजनीति होना और असल में जो सच्चाई होती है उसका सामने आना बहुत जरूरी हो जाता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं जो भ्रांतियां फैलाने वाले जो बात को सही नहीं समझ पाते हैं, बगैर सोचे समझे जो यानी लोगों को बरगलाते हैं और वही जो है भ्रांतियां फैला करके दिमाग को खराब करते हैं। अब तमाम आगजनी की कार्रवाई करवाई, तमाम लोगों ने इस तरीके से जो हुआ है वो किस लिए हुआ है? क्योंकि यानी कोई योजना बड़ी सोच समझ के लाई जाती है, उसके बाद ही अमल में लाई जाती है, क्योंकि यहाँ देश की बात होती है। जी दीपक बोरा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
जी, मैं कह रहा हूँ कर्नल साहब जो ने अभी जो बयान दिया है वो 100%, 120% सही है। सर, मैं एक देश में आपका उपराजदूत रह चुका हूँ जहाँ पर डॉक्टरों की कमी थी। जी तो उनके जो प्रधानमंत्री थे वो मेरे एक तरह से गुरु थे, वो अभी भी जिंदा हैं, 96 या 97 साल की उनकी उम्र है। आप जानते हैं कौन से देश की मैं बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने एक बार मुझसे पूछा, इज्जत करते थे कि कैसे निपटा जाए। मैंने कहा आपका 5 साल की ट्रेनिंग होती है, 4 साल की कर। तो मेरी तरफ देखने लगे। मैंने कहा सर, गीता में, कुरान में, तालमुड में कहीं नहीं लिखा गुरु ग्रंथ साहब में कि डॉक्टर की ट्रेनिंग 5 साल की होनी चाहिए मेडिकल कॉलेज में। उन्होंने 4 साल की कर दी, इंटेंसिव और कर दी, घंटे बढ़ा दिए, वो डॉक्टर निकला और उतने ही सक्षम है जितने 5 साल वाली ट्रेनिंग के। जो कर्नल साहब कह रहे हैं, अगर आप इंटेंसिव ट्रेनिंग उनको दें तो ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि 9 महीने होनी चाहिए, 11 महीने होनी चाहिए। ये तो बात नहीं है कि कुदरत का कानून है कि बच्चे को पेट में माँ 9 महीने के लिए रखती है। चीन में तो खैर अब 3 महीने में निकाल रहे हैं। वो पिंग पोंग साहब कह रहे हैं कि अब हम पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे, सिर्फ जेस्टेशन पीरियड में, मजाक कर रहा हूँ, 3 महीने का रखेंगे चीनी मदद के पेट में। अच्छा, बट रियलिटी ये है कि आप इसको बदल सकते हैं अगर आप कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें ट्रेन। बिल्कुल ठीक बात। दीपक जी, एक चीज और समझना चाहेंगे, आतंकवाद को खत्म करने की, जड़ से खत्म करने की बात तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका भी करता है, चाइना भी करता है, रशिया भी करता है, लेकिन कोई प्रस्ताव अगर यूएन में आता है तो चाइना वीटो लगा देता है। आतंकियों को खत्म करने की उसकी मंशा ही नहीं है। अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट कर देता है, उसके समर्थन में जाने की बात कर देता है। जैसे कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ, कहा कि हम युद्ध में शामिल नहीं होंगे, लेकिन पीछे से जाकर समर्थन कर रहा है। ऐसे ही अगर पाकिस्तान भारत के साथ इस तरह का युद्ध होता है या हम इस तरह का प्रयास भी करते हैं, हमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वापस चाहिए, तो क्या लगता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय देश जिन पर हम भरोसा करने की कोशिश कर रहे हैं वो हमें उतना भरोसा दे पाएंगे? क्योंकि वो तो दोनों तरफ खड़े हो रहे हैं, और अगर इस तरह का युद्ध होता तो उनकी तो हथियारों की बिक्री शुरू हो जाएगी, और वो ये चाहते हैं। ये बड़ा अच्छा सिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। अभी आपने जिक्र किया किसी संस्था का, आपने उसका क्या नाम बताया था? यूनाइटेड कुछ बोले थे आप? यूएन। हाँ, सुना हुआ है उसका नाम मैंने। 77 साल पुरानी एक संस्था है। आपके घर में कितनी चीजें हैं जो 77 साल पुरानी है जिनका आप अभी भी प्रयोग करते हैं? अरे आप उसको दफना दीजिएगा, खत्म करिएगा। चीन सफेद हाथी हो गया है सर, सफेद हाथी हो गया। सफेद हाथी हो गया। उसकी उम्र मुझसे भी ज्यादा है। जी, तो जी। चीन जो समर्थन करता है आतंकियों का, पाकिस्तान का जो समर्थन करता है, सर चीन सारी दुनिया अब इंडो चाइना इक्वेशन की बात करती है। अभी चीन के राजदूत ने कहीं, वो बांग्लादेश में कहीं बोले थे, मैं तो भारत का बहुत बड़ा फैन हूँ, अब भारत जो है चीन का स्ट्रेटेजिक राइवल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इफ यू रीड बिटवीन द लाइन्स, उनका कहने का मतलब है कि बच्चे तुम तो भूटान के लेवल के हमें बता रहा है, और मैं तो अमेरिका की टक्कर वाला हूँ। क्या बकवास करता है। तो लोग जब इंडो चाइना की बात करते हैं वो नाराज होता है। वो चाहता है इंडिया पाकिस्तान की बात हो, हम उसी डब्बे में फंसे रहें, इसीलिए वो आतंक का समर्थन कर। उसके लिए नो कॉस्ट ऑफ, लो कॉस्ट भी नहीं, नो कॉस्ट ऑप्शन। कभी इसको वीटो कर दिया, अभी इसको भी। सर, संयुक्त राष्ट्र संघ में 50 या 25-30 साल से वो कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट टेररिज्म चल रही है, उसका कुछ नहीं होने वाला। ये संख्या डूब जाएगी, दफना दी जाएगी। जो नई आएगी, जो संस्था उसकी जगह, उसमें आगे कुछ हो सकता है, नहीं तो ये नहीं होगा। जब तक पाकिस्तान है, आतंक जिंदा रहेगा। क्योंकि सर, कश्मीर पाकिस्तान का ऑब्सेशन नहीं है, आतंक उसका ऑब्सेशन है। आतंक उसका डीएनए, आतंक उसका खून है सर। जी, अब कर्नल साहब, एक बात हम आपसे भी समझना चाहेंगे, सीमांकन का होना बहुत मायने रखता है। पीओके में चाइना को जगह दे दी गई, वो भी पाकिस्तान के जरिए। हम जब पीओके ही विवादित स्थल है, तो ऐसे में दूसरे देश को अगर जमीन दी जाती है तो ये तो उचित भी नहीं है। लेकिन भारत अपना विरोध कैसे कर पाएगा, क्योंकि वहां तो स्थितियां वो सामान्य करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, तो सीमांकन क्यों नहीं किया गया? आज चाइना भी भारत से घबराया हुआ है, बहुत तगड़ी तरीके से घबराया हुआ है। आप देखिए कि हमें अपना जमीन और अपने लोगों को अपने साथ जोड़ना है, वो है POJK, और उसका जो है सक्षम वैली 5100 कुछ किलोमीटर जो है उन्होंने दे रखा है, और उसी से ही आपका कराकोरम हाईवे जाता है गिलगित बाल्टिस्तान से होकर के अफगानिस्तान, जो जिससे चाइना को तकरीबन 3 से 4 गुना फायदा होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का।
यदि हम अपने पीओके को अपने साथ में जोड़ते हैं तो चाइना की कमर को बधा के रखेंगे, उसकी कमर को दबा के रखेंगे, क्योंकि जो हाईवे है वो हमारे हाथ में होगा, और यदि वो हमारे हाथ में होगा तो वो सक्षम वैली को भी देगा और अक्साई चीन को भी देगा हमें। ये बहुत बड़ी आप जियो पॉलिटिकल एंड जियो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन को यानी देख करके आप देखें, जियो पॉलिटिकल मैंने बात कही, जियो स्ट्रेटेजिकली हमारी पीओके हमारे साथ आने से चाइना की कमर आधी टूट जाएगी। लेकिन वोरा साहब, दोनों के दावे तो अलग अलग हैं पीओके को लेकर। एक दस्तावेज के आधार पर दावा कर रहा है, एक जनसंख्या के आधार पर दावा कर रहा है। मैं आपका प्रश्न समझा नहीं। दस्तावेज तो हमारा पास है, हाँ। एक हस्ताक्षर है, एक महाराजा के, तो जनसंख्या किस बात की है? उसने कोई सेंसस किया है वहां पर? हाँ, तो वही सीमांकन की, इसीलिए मैंने कर्नल साहब से सीमांकन की बात करी। वो कह रहे हैं कि सीमांकन है नहीं, इसलिए वो पाकिस्तान अपना हिस्सा मान ले रहा है। नहीं सर, 565 प्रिंसली स्टेट से आपको पता है जब हम आजाद हुए हैं, हाँ। 552 एकदम भारत के साथ जुड़ गए थे, दस्तावेज पे हस्ताक्षर किए, हाँ। उसी दस्तावेज पर महाराजा कश्मीर ने किया, उसका कोई अलग नहीं था। तो इसमें दिक्कत क्या है? वो तो हमारा ही था। आपने चोरी से, डाके से, बदमाशी से, बेईमानी से उसका हिस्सा ले लिया। हम कह रहे हैं वापस करो, वो हमारे नागरिक है। वो लोग 1947 से पहले जम्मू कश्मीर स्टेट सब्जेक्ट, आज भी वही है, और जम्मू कश्मीर हमारे पास है। हमने मेन स्ट्रीम के इसमें तभी तो ये इंटरनेशनल कोर्ट में जाता नहीं है, डरता है सर। ये मैं आपके चैनल में बता रहा हूँ, नहीं तो ले जाता ये। इन्होंने कश्मीर का 370 कर, तो वो कहते हैं बिल्कुल सही है कि इसके अपना देश हिस्सा है, इसके अपने नागरिक हैं, और फिर हम पलटवार करते कि भाई वो भी तो हमारे नागरिक हैं, इसलिए हमारा इंटरेस्ट उनमें भी है। तो वो डर गया है सर। अंग्रेजी में कहावत है, हॉइस्ट विद योर ओन पैदा, अपने ही रस्सी के साथ आप खुद लटक गए हैं, ये उसकी हालत है। वी हैव प्लेड दिस ब्रिलियंटली। ठीक है कर्नल साहब, आखिरी सवाल 30 सेकंड के अंदर का जवाब देना आपको। हम तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं, हर तरीके से तैयार हैं। आपने देखा होगा सर्जिकल स्ट्राइक 1 मेरी पलटन ने की थी, 4 पैरा एसएफ ने, मैं पैरा कमांडो से हूं, और हम हर तरीके से तैयार हैं। नंबर 2 सर्जिकल स्ट्राइक 2 की यानी बोलते हवाई जहाज किस तरह से जाके बॉम्ब करके आता है, झूठ बोलने वाली बात। आज हमारी सेना और हमारी पॉलिटी इस तरीके से न केवल भारत के अंदर पूरे विश्व के अंदर छाई हुई है। जो मिलेगा काम हमें, हम 100% 101% करेंगे। जो वोरा साहब के मैं धन्यवाद करूंगा, उन्होंने मुझे इस तरीके से कहा, बहुत अच्छा है, और ये काम हो करके रहेगा और जल्दी ही होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अंजाम तक जरूर पहुंचेंगे, अभी तो आगाज हुआ है, यानी सर्जिकल स्ट्राइक से आगाज हो गया, भारत ने अपने इरादे जाहिर कर दिए, अब अंजाम तक पहुंचना है। जैसा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह चुके हैं, चेतावनी साफ साफ दी है, और आज ही अगर देखा जाए तो होम मिनिस्टर्स की बैठक को संबोधित भी किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यानी पूरे देश को एकजुट करने की कोशिश, एक रणनीति, एक विजन के तहत सारे काम हो रहे हैं, और उसके बाद आतंकवाद सहित पाकिस्तान पर भी लगाम और चाइना को संदेश, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बाकी मजबूत देश कहते हैं अपने आप को सर्वे सर्वा बनते हैं, उनको भी एक संकेत जाएगा कि भारत जैसा था वैसा ही है, लेकिन पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।